तो वोटर ने तो कह दिया है कि मोदी जी आपको देश को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए जो भी करना है कीजिए, हम आप पर भरोसा करते हैं। इसलिए अब वोटर और आप में से कुछ लोग पूछना शुरू करेंगे कि मोदी जी का इकोनॉमिक एजेंडा क्या होगा, क्योंकि नई सरकार जब आई है तो उसको अगले ही महीने 6 हफ्ते के अंदर बजट पेश करना होगा। और इस वक्त जो समाचार थे हमारे सामने चुनाव के ठीक पहले, उसमें कुछ सच्चाइयां थीं जो चुनाव की बहस में शायद दब भी गई। वो सच्चाइयां क्या थी, पहले ये समझ लीजिए। पहली बात थी कि हमारा आर्थिक विकास जो है वो गिर रहा था, स्लो डाउन हो रहा था और 6.5% की रफ्तार से हमारी जीडीपी बढ़ रही थी। इनकम इनइक्वालिटी का दूसरा बड़ा प्रॉब्लम था। तीसरा प्रॉब्लम था जॉबलेसनेस का। भले ही उसमें डेटा को लेकर के तरह तरह के विवाद हुए, लेकिन जॉब क्राइसिस बड़ी है। और सबसे बड़ी क्राइसिस थी फार्म क्राइसिस, किसानों का डिस्ट्रेस और उनको उनकी उपज का सही दाम न मिल पाना। यही वजह थी कि सरकार ने चुनाव में जाने के ठीक पहले पीएम किसान योजना भी अनाउंस की थी, जिसमें 3 किस्तों में 6,000 रुपए देने की बात हुई थी, क्योंकि उनको तुरंत आर्थिक मदद बहुत ज़रूरी थी। वो अच्छी चीज़ थी। अब सवाल ये है कि जब सरकार बन जाएगी तो आर्थिक एजेंडा क्या होगा, क्या होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो होना चाहिए उसमें से मोदी जी की प्रायोरिटी में क्या क्या ऊपर आएगा, क्या क्या नीचे जाएगा, इस पर तो अनुमान लगाना बिल्कुल रिस्की है। हमको अनुमान भी लगाना नहीं चाहिए। लेकिन हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या अर्जेंट चीज़ें हैं, चुनौतियां हैं जो सामने खड़ी हुई हैं। सबसे पहली चुनौती है कि 6.5% के रफ्तार से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जो पहले की तुलना में नीचे गिर गई है। आर्थिक मंदी आ गई है और वो हमको नज़र आती है इस बात में कि ऑटोमोबाइल के, कंज्यूमर ड्यूरेबल के सेल बुरी तरह से गिरे हैं, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं। अच्छा, खरीदना चाहें तो उनको कर्ज देने के लिए बाजार में एनबीएफसी के पास पैसा नहीं है। एनबीएफसी की क्राइसिस क्यों हुई है? क्योंकि आपको याद होगा आईएलएफएस नाम की कंपनी में 91,000 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट होने की नौबत आ गई। बहुत सारा डिफ़ॉल्ट हो गया और जब वो डिफ़ॉल्ट चुका नहीं पाए तो ऐसे में उस कंपनी को सरकार के अपने हाथों में लेना पड़ा। अभी उनके कर्जों को चुकाने के लेकर के मॉरिटोरियम है, लेकिन वो बहुत बड़ी क्राइसिस है। वो फैल गई दूसरे एनबीएफसी में भी और एक प्रकार का मिसमैनेजमेंट हो गया कि आप शॉर्ट टर्म पैसा उठा रहे हैं, दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। किसको दे रहे हैं? जो कंज्यूमर लोन लेता है, जो रिटेल लोन लेता है, उसको दे रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म कर्जा होता है, चाहे घर के लिए लेना हो, और आपको शॉर्ट टर्म में जब चुकाना है तो आपकी चुकाने की नौबत नहीं है। लिक्विडिटी क्राइसिस मनी मार्केट में बहुत गंभीर समस्या है और इसके लिए तुरंत लिक्विडिटी के लिए सरकार को कोई विशेष इंतजाम करना होगा। उसके लिए आरबीआई को कहना होगा कि आप इनको एक टेम्पररी लोन का कोई मैकेनिज्म बनाइए, कुछ शर्तें लगाइए, लेकिन इनको पैसा देना बहुत ज़रूरी है। जब आप पैसे देंगे तो उस लोन से लोग सामान खरीदना शुरू करेंगे। जब सामान खरीदेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का चक्र चलेगा। इसलिए ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ख़राब हालत में है। आपको याद होगा 2014 के बाद मेक इन इंडिया एक बड़ा वादा था। इसका मतलब था कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो। अब यहाँ अपॉर्चुनिटी क्या है वो भी समझ लीजिए। इस वक्त सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अमेरिका और चाइना के ट्रेड वॉर के कारण, जिसमें अमेरिका का एक एफर्ट है कि चाइना को अगर ग्लोबल सप्लाई चेन से बाहर कर दिया जाए तो अमेरिका उसको देख करके कंफर्टेबल होगा, क्योंकि चाइना की डोमिनेंस बड़ी ज़बरदस्त है। ऐसे में बहुत सारे लोग शायद दूसरे देशों में जाना चाहेंगे और भारत एक स्पेशल प्लान बना सकता है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने को, क्योंकि अमेरिका और चाइना के टकराव में भारत में अगर मैन्युफैक्चरिंग को आप ले करके आते हैं तो फिर जॉब भी उससे क्रिएट होती है। ये एक बड़ी बात है जिस पर हमको लगता है कि ये जो नई सरकार आएगी इसको ध्यान देना होगा। दूसरी बड़ी चीज़ है जो इकोनॉमिक क्राइसिस भी है और पॉलिटिकल ज़रूरत भी है। फार्म डिस्ट्रेस की हम बात सुनते थे। ये बात का ध्यान रखिएगा कि सब लोगों ने समस्याओं के बावजूद भी अगर बीजेपी को वोट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो समस्याएं गायब हो गई हैं, वो जस की तस वहीं पर हैं। तो फार्म डिस्ट्रेस को दूर करना तो इसलिए भी ज़रूरी होगा क्योंकि आप महाराष्ट्र जैसे एग्रीकल्चरल लार्ज स्टेट में चुनाव के लिए 6 महीने 5 महीने के अंदर जाने वाले हैं। हरियाणा भी है, झारखंड भी है, और वहाँ पर फिर आपको ये कॉन्फिडेंस हो सकता है कि आसानी से जीत करके आ जाएगी बीजेपी। लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान जो है वो अब टोने टोटकों से, यानी कुछ समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, कुछ कर्ज माफ़ी कर दी, कुछ और सहूलियत दे दी, इससे नहीं होगा। उनको सीधे बाज़ार में एक्सेस देना होगा, बिचौलियों को ख़त्म करना पड़ेगा, एपीएमसी मैकेनिज़्म को ख़त्म
करके वहाँ पर जब एक नेशनल मार्केट बनाने की बात हुई थी, उस काम को अंजाम देना पड़ेगा। जब ये होगा तो किसानों की समृद्धि होगी, और जब उनकी समृद्धि होगी तो वो भी सामान खरीदेंगे उसी पैसे से। अभी आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन कम रहा। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब क्या था कि किसान को कमाई कम हुई, शायद कंज्यूमर पर इन्फ्लेशन का बोझ ना पड़ा हो, लेकिन कुछ हद तक का इन्फ्लेशन इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो किसान के पॉकेट में पैसा डालता है, जो वो फिर खर्चा करता है और जिससे कंजम्पशन बढ़ता है, जिससे डिमांड बढ़ती है। तो कंजम्पशन और डिमांड का जो एक क्रम टूटा है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर ध्यान देना होगा, और ये पॉलिटिकल ज़रूरत भी आपकी होने वाली है। ये एक एजेंडा हमको लगता है कि बड़े पैमाने पर आएगा। चूँकि यहाँ पर एक बात हो गई कि टारगेटेड इनकम स्कीम चलाई जाए और 6,000 के सामने 72,000 की बात चली थी, तो ये भी मान करके चलना चाहिए कि कब करेगी ये सरकार पता नहीं, लेकिन एक बहुत ही एग्रेसिव बड़ा इनकम स्कीम इस सरकार को भी शायद सोचना पड़ेगा। और जब आप ये सब करेंगे तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे के लिए नया टैक्स लगाने की तो कोई गुंजाइश है नहीं। आपको थोड़ा बहुत टैक्स में सहूलियत ही देनी पड़ेगी, चाहे डायरेक्ट हो चाहे जीएसटी हो। अब जीएसटी से एक जो दूसरी बड़ी समस्या है, जैसा भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ मान लीजिए कि स्टेबलाइज हो गया, लेकिन अभी रियल एस्टेट सेक्टर और सीमेंट जैसी चीज़ें अगर 28% के ब्रैकेट में है तो वहाँ पर तो तरक्की हो नहीं सकती। लोगों के घर बने पड़े हैं, बिक नहीं रहे हैं, वो अपना परचेज डिसीजन टाल रहे हैं क्योंकि 18% अगर हो गया तब घर खरीद लेंगे। इसलिए रियल एस्टेट का रिवाइवल जॉब क्रिएट करने के भी बहुत काम आता है। तो वहाँ पर अगर जीएसटी की रेट को कम किया जाए तो वो एक काम बड़ा काम होगा और इकोनॉमी को बूस्टर डोज की तरह से मदद करेगा। हमने शुरू में चर्चा की हल्के में कि एनपीए की क्राइसिस से जूझ रहे सरकारी बैंकों का हाल ठीक करने के लिए हालांकि बैंकरप्सी कोड लाया गया, लेकिन अभी उसकी सफलता आधे से कम हुई है और बड़ी देर से वो प्रॉब्लम सब सुलझ रही है। अब उसके लिए आप इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि बैंकों को भी आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर वो पैसा नहीं देंगे तो मैन्युफैक्चरिंग को फिर पैसा चाहिए होगा और उसकी दिक्कत आएगी। तो एक तो वर्किंग कैपिटल की दिक्कत के लिए एनबीएफसी, और दूसरा बड़ी कैपिटल के लिए, बड़े उद्योग धंधे लगाने के लिए बैंकों का पैसा। इन दोनों पाइपलाइन में जो जाम लगा हुआ है उस पाइपलाइन को खोलने की ज़रूरत होगी। अब जब बैंकों को प्राइवेटाइज करने का, कैपिटलाइज करने का सवाल आएगा तो मूल आइडिया है कि प्राइवेटाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। इस प्रकार का पॉलिटिकल कैपिटल जो दोबारा मोदी जी को मिला है वो रेडिकल रिफॉर्म करने के लिए मिला है कि नहीं, ये सवाल हमको ध्यान रखना चाहिए। पहली बार आपको याद होगा लैंड रिफॉर्म, और जब लैंड एक्विजिशन की बात शुरू में हुई सरकार ने कदम बढ़ाया, विरोध हुआ और उसने वापस ले लिया। उसके बाद उसको लगा कि जो पॉलिटिकली डिफिकल्ट रिफॉर्म है उसको छोड़ देते हैं, हम स्लो मोशन में इंक्रीमेंटल तरीके से थोड़े थोड़े रिफॉर्म करेंगे। इसीलिए जो बड़े काम करने थे लैंड के मोर्चे पर, लेबर के मोर्चे पर, वो नहीं हुए। अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस खराब लेबर कानून की वजह से भी है, क्योंकि यहाँ पर आप धंधा शुरू करने और बंद करने के लिए इतने कानून चलाते हैं जिसको आप खत्म नहीं करेंगे तो कोई भी एंटरप्रेन्योर नया पैसा क्यों लगाएगा। तो जैसा हमने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी बहुत तेज़ तरक्की करे तो मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल की अवेलेबिलिटी, जिसके लिए बैंकिंग पाइपलाइन का जाम जो हो गया है उसको ठीक करना, किसानों को एक यूजफुल, एक लाभकारी बिजनेस बनाना खेती को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जब ये सब करेंगे तब जाकर के जॉब क्रिएट होगा। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भारत के सामने बहुत बड़ा मौका है और उसमें जितना देर करेंगे उतना हम मौके को हाथ से गंवाते रहेंगे। छोटा सा एग्जांपल है, फॉक्सकॉन जब आया और जब प्रोजेक्ट लगाने की उसकी शुरुआत हुई है उसमें 5 साल का गैप है। और आपको एक बात और याद होगी, बीजेपी ने लगातार कहा है कि 2022 हमारा इस चीज़ का टारगेट है या उस चीज़ का टारगेट है। फॉर एग्जांपल घर का टारगेट है कि हम किसी को बेघर नहीं रहने देंगे। यानी जब आप सीमेंट का दाम कम करेंगे, जब आप लैंड रिफॉर्म करेंगे, जब आप रियल एस्टेट को सहूलियतें देंगे, तब जाकर के कंस्ट्रक्शन सेक्टर खुलेगा और काम तेज़ी से बढ़ेगा। एक चीज़ और होगी, सरकार को जो हमने टैक्स का जिक्र किया उसमें पैसे तो चाहिए, वो पैसे कहाँ से लाएंगे? तो वन टाइम जिस पर सरकार ने एक बड़े रेवेन्यू पर नज़र लगा रखी है वो है आरबीआई के पास जो कैपिटल पड़ा रहता है, जिसकी पूंजी पड़ी रहती है, जिसका कोई उसके पास इमीडिएट इस्तेमाल नहीं है, डिविडेंड के तौर पर जो मिलता है उसको लेने की बात हुई। तो कैपिटल फ्रेमवर्क पर विमल जालान कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट का अब सरकार बेसब्री से इंतजार कर रही है। वो आशा रखती है कि विमल जालान कमेटी अगर कह दे
कि आरबीआई को उसके पास जो फंड पड़ा हुआ है उसमें से 1,00,000 2 लाख करोड़ रुपए देने होंगे सरकार को, तो एक वन टाइम रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। क्योंकि सरकार को अभी भी पॉपुलिज्म के और प्रैग्मेटिज्म के बीच में एक बैलेंस तो करना पड़ेगा। जिस प्रकार के वादे किए हैं उसमें आपको लोगों के हाथ में पैसा देने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा। और ग्रोथ के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। इस सरकार का ध्यान पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा हो गया था, तो उसको पैसे की भूख होती है, वो पैसा चाहिए, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को तेज़ी से बढ़ाए बगैर, जिसमें अब ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि बिजनेस फ्रेंडली का कहीं हम पर ठप्पा न लग जाए, क्योंकि आपको दोबारा मौका दे दिया गया। उसके बाद भी अगर आप अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए और प्राइवेटाइजेशन, असली प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर वही होगा कि आपकी जो क्षमता है, पोटेंशियल से कम पर आप अपने आप को खेल रहे होंगे, जिसको कहते हैं पंचिंग बिलो दी पोटेंशियल। वो भारत की इकोनॉमी अब अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि 130 करोड़ सपनों का सवाल है। अब इन चीज़ों में से कौन सा मोदी जी की तरफ से पहल के रूप में अनफोल्ड होगा, कौन सा हिस्सा बजट में होगा, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इन सब को लागू करने के लिए जो ज़रूरी शर्त होगी वो ये है कि भारत सरकार का जो इकोनॉमिक गवर्नेंस का एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें जो टैलेंट और अनुभव और पॉलिटिकल इकोनॉमी की ज़रूरत और रिफॉर्म की ज़रूरत को बैलेंस करने का सवाल है, उसमें पिछली सरकार ने बहुत दिक्कतों का सामना किया। बस मान लिया गया कि सब काम मोदी जी को करना है, तो उनको जो टैलेंट के तौर पर मदद चाहिए थी, वैसा मैनेजमेंट बैंडविड्थ इस सरकार में इकोनॉमिक फ्रंट पर नहीं था। इसीलिए आखिरी पॉइंट, सबसे ज़्यादा चुनाव नतीजों के बाद अब जो इकोनॉमिक स्टेक होल्डर में इस वक्त नज़र है वो ये है कि भारत का वित्त मंत्री कौन होगा। जो वित्त मंत्री होगा उससे मोदी जी ये सिग्नल दे रहे होंगे कि वो इकोनॉमिक एजेंडा कैसे ड्राइव करना चाहते हैं और किस तेज़ी से ड्राइव करना चाहते हैं। तो भारत सरकार की, नई सरकार की इकोनॉमिक पहल कैसी होगी, इस पर हम सबको नज़र रखनी होगी, क्योंकि इसी का संबंध आपकी हमारी खुशहाली से, टैक्सपेयर के पैसे के इस्तेमाल से और मोदी जी ने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने से है।